माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू दिस चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल किया था। और अगर आपको उस चैप्टर को स्टडी करना है तो यहाँ पर आई बटन में मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर जो 4 है वो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम ये चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है डाटा, ये क्या होता है? तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड डाटा। एग्जाम्पल के फॉर्म पर आप ले सकते हैं कि कोई भी शॉपकीपर अपनी शॉप में डिफरेंट वस्तुएं लाता है बेचने के लिए। जैसे आप एक स्टेशनरी शॉप वाले को ही देखेंगे तो वो बुक्स लाता है, कॉपी लाता है, पेन, पेंसिल, इन सभी को लाता है। तो उसने कितना लाया, कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स वो लाए, कितने नंबर ऑफ उसके बिके, उन सब का वो एक इंफॉर्मेशन रखता है जो डाटा कहलाता है। या आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि किसी भी स्कूल में टेस्ट होते हैं या हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं। मान लीजिए कि ये हम 8th क्लास का पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8th का ही क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ। तो क्वार्टरली एग्ज़ाम सभी सब्जेक्ट्स के क्लास 8 के स्टूडेंट्स का एक डाटा तैयार किया गया कि मैथ्स में एक स्टूडेंट को कितने मिले, फिजिक्स में कितने मिले, केमिस्ट्री में कितने मिले, या साइंस में कितने मिले, हिंदी में कितने मिले। तो इस तरह से स्टूडेंट के मार्क्स का एक ब्यौरा रखा जाता है, उसे कलेक्ट करके रखा जाता है। फिर इसी तरह से सेम हाफ ईयरली में भी रखा जाता है। फिर उसके बाद जब ईयरली एग्ज़ाम होता है तो उन सभी को मिला करके एक रिज़ल्ट बनाया जाता है। तो इस तरह से मार्क्स को हैंडल करके रखा जाता है, मीन्स कलेक्ट करके रखा जाता है, जो क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग। अब डाटा को हैंडल करने का भी कई मेथड्स होता है। टेबुलेट करके डाटा को रखा जाता है, या कई बार ग्राफिकल वे में भी डाटा को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्राफिकल वे में, कौन कौन से ग्राफिकल वे हैं जिसके थ्रू डाटा को रखा जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स इमेज के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का बॉक्स बना हुआ है और हमने बोल दिया कि अगर आप एक बॉक्स लेंगे तो एक बॉक्स इंडिकेट कर रहा है 100 बुक्स को, ठीक है। तो एक बॉक्स अगर 100 बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर 3 बॉक्स बन गए तो ये कितना हो गया? 300 बुक्स, ओके। अब सिमिलरली अगर यहाँ पर इस तरह के कई बॉक्स बना दिए जाएं तो ये हम बॉक्स को गिन लेंगे और 100, 200, 300, 400, 500, 600 बुक्स हो गए। सिमिलरली अगर इस तरह से बन गया, अब ये क्या होगा? इस तरह से मान लीजिए एक बॉक्स हाफ बन गया, तो ये क्या इंडिकेट करता है? जो टोटल है उसका हाफ। तो ये क्या है? 1/2 ऑफ 100, दैट मीन्स 50। तो यहाँ पर बुक्स कितने होंगे? 100 + 100 200, 200 + 50 250। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ में इमेज के फॉर्म पर डाटा को हैंडल करके रखा जाता है। तो ये फर्स्ट मेथड है डाटा हैंडलिंग का। इसके बाद सेकेंड मेथड हम देखते हैं। तो सेकेंड मेथड है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? इसमें स्क्वायर के फॉर्म पर, या हम कहें इसमें रेक्टेंगल फॉर्म पे डाटा को रखा जाता है। अब यहाँ पर ग्राफ वर्ड यूज़ हुआ है। ग्राफ वर्ड यूज़ हुआ है मतलब हमें एक्सिस बनाने होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, ग्राफ पेपर आपने देखा है। जब भी हम बनाते हैं तो इस तरह से हम 90 डिग्री के इसमें एक एक्सिस लेते हैं, जिसमें ये वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक्स एक्सिस, ओके। अब बार ग्राफ में क्या होता है
कि रेक्टेंगुलर फॉर्म पर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो एग्ज़ाम और उसके मार्क्स का रिलेशन बताया था, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट्स हैं, ओके, यहाँ पर है हिंदी, यहाँ पर है इंग्लिश, यहाँ पर है मैथ, यहाँ पर है साइंस, और किसी स्टूडेंट्स के हमें आउट ऑफ 50 मार्क्स दिए हुए हैं। दिस इज़ 10, दिस इज़ 20, दिस इज़ 30, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 50। आउट ऑफ 50 हमें किसी भी स्टूडेंट का मार्क दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ रेक्टेंगुलर फॉर्म पर बनता है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को हिंदी में मिले 30, तो हम इस तरह से एक बार ग्राफ रेक्टेंगुलर फॉर्म पर बना देंगे 30 तक। तो ये हो गया हिंदी का। इसी के बाद इंग्लिश में मान लीजिए उसे मिला 45, तो ये हमने बनाया 40 और ये हो गया 45 लाइक दिस। ये इस तरह से बन गया। ये एकदम रेक्टेंगुलर होता है। ये भी मैं विदाउट स्केल बना रही हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, पर आप इसे एकदम सीधी लाइनें बनाएंगे। मैथ्स में मान लीजिए उसे मिला 40, तो इस तरह से 40 तक आप कर दीजिए। साइंस में सपोज मिला 20, तो आप इसे 20 तक कर दीजिए। तो इस तरह से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये कहलाता है बार ग्राफ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे तो उस कंडीशन पर इनकी ये जो विड्थ है वो सभी की एक समान होनी चाहिए, और साथ ही ये जो गैप्स होते हैं ये मेरा अभी अनइवन है, ये ग्राफ भी सब में एक समान होता है। तो ये आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज़। यहाँ पर यूनिफॉर्म विड्थ हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड मेथड, दैट इज डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होगा कि हम एक साथ 2 स्टूडेंट्स के यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्टूडेंट का है, कोई स्टूडेंट सेकंड आ गया, कोई एक और स्टूडेंट है जिसको हिंदी में 20 मिले, तो इस तरह से हमने उसका बार ग्राफ बना दिया, ओके, लाइक दिस। फिर इसको इंग्लिश में मान लीजिए 30 मिले, तो हमने उसका यहाँ पर बना दिया, ये सेकंड स्टूडेंट का है। और इसी तरह से हमने एक सेकंड स्टूडेंट का भी मार्क्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो जब इस तरह से 2 ग्राफ्स या 2 बार्स एक साथ बनाए जाते हैं कोई भी 2 डाटा इंडिकेट करने के लिए, तो इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में 2 डाटा एक साथ इंडिकेट होते हैं। मान लीजिए ये इंडिकेट हो रहा है राम का नंबर और ये इंडिकेट कर रहा है श्याम का नंबर। तो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक साथ यहाँ पर डबल बार ग्राफ में इंडिकेट हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं थर्ड मेथड पर, इसके बाद हम आते हैं फोर्थ मेथड पर, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो डाटा हैंडलिंग का नेक्स्ट मेथड है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे होता है, बिखरा हुआ होता है, जिसे रॉ डाटा कहते हैं। जब उस रॉ डाटा को एक अरेंज्ड सीक्वेंस में किया जाता है तब उसे ऑर्गेनाइज्ड डाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्कूल में स्टूडेंट्स की हाइट हमने मापी, तो हमने वहाँ पर हाइट माप के यहाँ पर हमने लिख दिया 2 फीट, ओके, फिर 3 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट, 1.5 फीट, 1 फीट, 3 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 4 फीट। तो इस तरह से मान लीजिए कि किसी क्लास के बच्चों का हाइट यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से अरेंज्ड नहीं है, तो जब इसको अच्छी तरह से अरेंज करके रिप्रेजेंट किया जाता है
तो उसे ऑर्गेनाइजिंग डाटा कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डाटा करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है टैली मार्क और सेकंड मेथड होता है फ्रीक्वेंसी मेथड। पहले हम टैली मार्क की बात करते हैं। तो आप अगर इस डाटा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 फीट, 3 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट एंड 4 फीट, ये ऐसे नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हम इनको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि 2 फीट को हमने एक स्टैंडर्ड माना और यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि 2 फीट के कितने नंबर, मतलब कितने स्टूडेंट्स की हाइट 2 फीट है। तो यहाँ पर 1 आया और ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 2 फीट है। तो हम टैली मार्क में कैसे बनाते हैं कि इस तरह से 2 लाइनें हम यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। फिर हमने लिया 3 फीट, 3 फीट हाइट के देखिए 1 और 2, ये भी 2 है तो हम यहाँ पर भी 2 लाइनें से खींच देंगे। फिर हम आते हैं 1 फीट में, तो 1 फीट का 1 और 2, ये भी 2 है तो हमने यहाँ पर भी 2 लाइनें खींच दी। फिर 1.5 फीट, तो ये भी 1 और 2, ये भी 2 है तो हमने यहाँ पर भी 2 लाइनें खींच दी, ठीक है। तो इस तरह से सभी को आप एक अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो जो मैंने डाटा लिया वो यहाँ पर सब में 2 इंडिकेट हो रहे थे। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हमें नंबर मिला लाइक दिस, हमें 3 नंबर्स मिले हैं A B C और ये किस तरह से मिल रहे हैं A B B B C C A B A C C A B B B। ओके, अब इसे अरेंज करके देखते हैं क्योंकि ये हाइट वाला तो आप कहेंगे कि सब में 2 आ गया, तो हम इसे एक बार करते हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, A मिल रहा है और B मिल रहा है और C मिल रहा है। तो A को काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो एक यहाँ पर 5 है। टैली मार्क में कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा डाटा आया जो बहुत सारे हैं, मतलब मान लीजिए 20 30 या 100 हैं, तब क्या हम 100 लाइनें बनाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए देखिए, जब भी हम टैली मार्क बनाते हैं तो 4 लाइनें बनाते हैं, ठीक है। और 4 लाइनें बनाने के बाद 5th लाइन को इस तरह से क्रॉस करके बनाते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये कंप्लीट सेट हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि A यहाँ पर 5 ही है, A अगर 6 होता तो हम क्या करते, फिर से एक अलग से लाइन बना देते, ठीक है। मतलब 5 5 का सेट बनाया जाता है जब भी हम टैली मार्क बनाते हैं। 2 को काउंट करते हैं तो B यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो बनाइए, ये 1 2 3 4 5, ओके, देन 1 2, तो ये 5 और 2 7 हो गए। अब C को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स है तो C यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो टैली मार्क में इस तरह से लाइनें बनाकर हम इंडिकेट करते हैं। और याद रखिएगा, जब भी लाइनें भी बनाएंगे तो ऐसे 5 के सेट आप बनाते जाएंगे। फिर आता है फ्रीक्वेंसी मेथड। फ्रीक्वेंसी मेथड में हम क्या करते हैं, तो किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो बार बार रिपीट होती है। मीन्स फ्रीक्वेंसी का अगर हिंदी मतलब हम पढ़ें तो होता है आवृत्ति। आवृत्ति या पुनरावृत्ति आप बोलिए, तो जो बार बार रिपीट होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो A की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जितनी बार A रिपीट हुआ। तो A कितनी बार आया, 5 बार, तो A की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। B कितनी बार आया, 7 टाइम्स, तो B की फ्रीक्वेंसी 7। C आया है 4 टाइम्स, तो C की फ्रीक्वेंसी 4। मतलब फ्रीक्वेंसी मेथड में जितने बार भी जो संख्या आई या जितने बार भी हम काउंट करेंगे उसको काउंट करके केवल लिख देंगे, तो वो हो जाता है फ्रीक्वेंसी मेथड, ठीक है। तो ये टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी आप याद रखेंगे। इसके बाद अभी हमने जो पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग डाटा,
इसमें हमने इस तरह का डाटा देखा था। कभी कभी हम इसमें एक और मेथड पढ़ते हैं, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ग्रुपिंग ऑफ डाटा हम तब यूज़ करते हैं जब डाटा बहुत सारा होता है और हम उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है 3, 4, 6, 10, 12, 14, 19, 31, 21, 20, 32, 26, 29, 38, 41, 30, 42, 43, 50, 25, 35, इस तरह का। जब ये बहुत सारा डाटा होता है और हम इसको टेली मार्क या फ्रीक्वेंसी में इंडिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नंबर तो एक ही बार आया है लेकिन बहुत सारा है, तो अगर हम करने जाएंगे फ्रीक्वेंसी में तो हम 3 को लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिखेंगे, 4 को लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिखेंगे, 6 को लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिखेंगे, तो वो सेम मेथड हो गया जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ। तो ऐसे केसेस में हम ग्रुपिंग डाटा यूज़ करते हैं और ग्रुपिंग डाटा में हम एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि मिनिमम 3 है और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 50 है। तो हमने क्या किया कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, या इसको हम ले लेते हैं 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 एंड 41 से 50। और इसके बाद इनके बीच के नंबर को यहाँ पर लिखते जाते हैं काउंट करके। तो ये हमने एक ग्रुप बना लिया कि 0 से लेकर 10 तक के जो नंबर आएंगे वो इस ग्रुप में आएंगे, चाहे वो कितने भी हों, और उनको काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। जैसे 0 से 10 तक कौन कौन आएगा, 3, 4, 6 और 10, मतलब ये 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4। ठीक है, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। इसी तरह से 11 से 20 के बीच में देखिए 1, 2, 3 और आगे कोई है नहीं है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 21 से 30 के बीच ये 1, 2, 3 देन 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 4। 31 से 40 के बीच ये 31, 32, 38 देन यहाँ पर 35, ये हो गया 4। आप ध्यान दीजिए 21 से 30 के बीच में ये 30 भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5। 41 से 50 में जाएंगे तो ये हो गया 41, 2, 3 और ये 54, इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई 4। तो ग्रुपिंग ऑफ डाटा में जब स्कैटर्ड डाटा होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो इस तरह से उनको ग्रुपिंग करके अरेंज कर लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर रहा है, ये उन नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है जो ग्रुप में इनके, जो हमने ग्रुप बनाया है 10-10 का, उसके बीच में वो आ रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी डाटा को हैंडल किया जाता है। हमने कौन कौन से मेथड्स देखे, हमने पिक्टोग्राफ देखा जिसमें इमेज के फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जाता है, बार ग्राफ देखा जिसमें बार्स बनाए जाते हैं और बार्स की जो हाइट होती है वो इसी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करती है, डबल बार ग्राफ देखा जिसमें 2 डाटा एक साथ कर सकते हैं, फिर हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ग्रुपिंग डाटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद डाटा हैंडलिंग का एक और मेथड आता है पाई चार्ट मेथड, जिसमें सर्कुलर वे में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे आगे जाकर, चाहे आप RRB दीजिए, UPSC दीजिए, तो पाई चार्ट उसके लिए भी यूज़फुल होता है। तो जो पाई चार्ट